हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है वो चैप्टर नंबर 4 ऑफ बीएनएस के अंदर है। ये जो चैप्टर 4 है ये 45 से लेकर के 62 के बीच में है। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं: अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और अबेटमेंट अटेम्प्ट। तो ये जो अबेटमेंट ये 45 से लेकर 60 के बीच में है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी वो सिर्फ सेक्शन 61 में, और जो अटेम्प्ट है वो सेक्शन 62 के अंदर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 61 के बारे में, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में। इनको हम इनकोहेट ऑफेंस बोलते हैं क्योंकि ये ऑफेंस कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे अटेम्प्ट होना तो वो उस ऑफेंस का कमीशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट भी पनिशेबल होता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर क्या होता है कि जब दो पर्सन कोई इलीगल काम करने के लिए सिर्फ वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो उसी स्टेज पर वो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए पनिशेबल हो जाते हैं। वहाँ पर एक ऑफेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अबेटमेंट में सिर्फ आदमी का एक्टस रियस रहता है, उसका मेंस रिया जो एक मेंस रिया रहता है, लेकिन उसका एक्टस रियस नहीं रहता है। मेंस रिया मतलब उसका गिल्टी माइंड रहता है, लेकिन वो खुद काम नहीं करता है, वो एक्ट किसी दूसरे आदमी से करवाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम इनको एक अधूरा ऑफेंस मानते हैं, तो इसलिए हम इनको इनकोहेट ऑफेंस बोलते हैं। तो हम इनकोहेट ऑफेंस में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 61 में 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को डिफाइन करता है, और सबसेक्शन 2 जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 और मोर पर्सन जब एग्री होते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में कि या तो वो कोई काम करेंगे या फिर किसी से वो काम करवाएंगे, कॉज टू बी डन। या तो इलीगल एक्ट होना चाहिए या फिर कोई लीगल एक्ट है लेकिन उसको इलीगल मीन्स से कोई काम करवाया जा रहा है। तो जैसे कि किसी आदमी ने किसी को पैसे दिए, अब वो उससे मांगने जा रहा है, तो अपने पैसे दिए हुए मांगना कोई अपराध वगैरह नहीं है, लेकिन उसको पीट के वापस पैसे लेके आना ये इलीगल मीन्स के द्वारा हो गया, ठीक है। वो लीगल एक्ट कर रहा है लेकिन इलीगल मीन्स से कर रहा है, तो भी वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी माना जाएगा। कब? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री होते हैं कि हम ये कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में या तो इलीगल एक्ट करेंगे या फिर जो भले ही काम स्टार्टिंग में लीगल हो लेकिन उसको इलीगल मीन्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। या तो वो खुद करते हैं या कॉज टू बी डन, तो इस कंडीशन में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी माना जाएगा। अब हम इसका प्रोवाइडेड के बारे में बात करते हैं। तो प्रोवाइडेड के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमको जो यहाँ पर वर्ड दे रखा है इलीगल के बारे में, इसको समझना होगा। इलीगल वर्ड बीएनएस में डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 के क्लोज 15 के अंदर। क्लोज 15 में इलीगल को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होगी। फर्स्ट, ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस होता है तो वो इलीगल होता है, या फिर कोई भी एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है वो भी एक तरह का इलीगल एक्ट होता है। और या फिर कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हो जब आपके के खिलाफ कोई ग्राउंड अराइज हो जाते हैं कि आपके ऊपर कोई सिविल एक्शन लिया जाए, तो इन तीनों ही कंडीशन में वो काम जो होता है, वो एक्ट होता है, वो इलीगल होता है। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो ऑफेंस होता है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। अलग अलग तो क्या, ये जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है इसको हम एक बड़ा गोला मान सकते हैं, और ये जो ऑफेंस है इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जैसे कि हर एक ऑफेंस होता है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, लेकिन हर एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है वो एक ऑफेंस नहीं होता। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, उसकी प्रेमाइसिस में लिखा हुआ है कि आपको थूकना नहीं है, यदि आपने थूका तो आपके ऊपर ये जुर्माना लग जाएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट ही आपको पर्ची काट देते हैं, भाई आपने ये थूका है तो आपके ऊपर ये इतना 100 रुपये का जुर्माना लग गया, इसको भर दो, ठीक है। आपको कहीं भी कोर्ट वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो वहाँ पर वो काम है जो एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लेकिन वो एक ऑफेंस नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो और सिविल एक्शन तो आप समझते हो, क्रिमिनल और सिविल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं प्रोवाइडेड के बारे में। प्रोवाइडेड के अंदर ये दे रखा है कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, एग्रीमेंट का सिंपल मीनिंग हो गया कि आप कोई कंडीशन पर आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्रीमेंट अलग होता है। एग्रीमेंट यहाँ पर मतलब सिर्फ आप उस चीज़ से सहमत हो, ठीक है। तो आपने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करी, ठीक है। तो यदि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी किसी ऑफेंस से करी तो आपको कोई भी फर्दर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप वहाँ पर लाइबल हो जाएंगे, आपके ऊपर आप उस चीज़ के लिए पनिशेबल आपने एक्ट कर दिया वहाँ पर, ठीक है। कोई भी ऑफेंस के लिए आपने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करी और आप उस चीज़ पर एग्री हो गए, तो कोई भी फर्दर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपने कर ली, आप सहमत हो गए, तो आप उस चीज़ के लिए लाइबल हो गए। लेकिन जब आपने प्रोहिबिटेड बाय लॉ
या फिर ऐसा कोई काम किया है जहाँ पर ग्राउंड अराइज हो गए हैं कि आपके ऊपर कोई सिविल एक्शन लिया जाए, तो उस कंडीशन में आपको उसकी परस्यूएंस में कुछ ना कुछ फर्दर एक्ट करना होगा। ठीक है, तो मान लो प्रोहिबिटेड बाय लॉ का एग्जांपल लेते हैं कि 3 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जाकर उसको प्रीसर्व गंदा करेंगे, है ना, जो भी एक प्रीमाइसिस बना उसको गंदा करेंगे। तो जब उन्होंने पहली बार थूकना स्टार्ट किया, वो उसमें उस वहाँ पर चले गए, उस डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी उसके प्रीमाइसिस के अंदर चले गए और उन्होंने थूकना शुरू करा, या फिर कुछ भी जो उन्होंने एक कॉन्स्पायरेसी करी है उसके साथ में उसकी परस्यूएंस में उसने उनको एक फर्दर एक्ट करना ज़रूरी होता है ना। तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ में आपको फर्दर एक्ट की ज़रूरत होती है, और या फिर कोई भी ग्राउंड अराइज होता है आपके अगेंस्ट में कि आपके ऊपर सिविल एक्शन लिया जाए, उस कंडीशन में भी आपको कुछ ना कुछ फर्दर एक्ट करना पड़ता है। जैसे कि 3 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इन दोनों लोगों के बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इसको तोड़वाएंगे, क्योंकि एक पर्सन चाह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाए। ठीक है, जिस कारण से मतलब कुछ भी उसको बेनिफिट होता हो, तो 3 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाएंगे कैसे भी करके। तो इसको ये जो सिविल एक्शन अराइज होता है, क्योंकि यदि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर सिविल केस कर सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करी है तो उनको कुछ फर्दर एक्ट करना पड़ेगा, है ना, या तो उनसे बात करनी पड़ेगी या कुछ भी फर्दर एक्ट ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑफेंस पूरा ही हो, लेकिन कुछ एक्ट होना ज़रूरी होता है, सिर्फ वहाँ पर एग्रीमेंट से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑफेंस में कोई भी एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रोहिबिटेड बाय लॉ और जो सिविल एक्शन है, जब आपके ऊपर ग्राउंड अराइज होते हैं कि आपके ऊपर सिविल एक्शन लिया जा सकता है, तो उस कंडीशन में आपको फर्दर एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 वर्ड, ये जो 2 लाइन दे रखी है वो बेयर एक्ट के अंदर नहीं दे रखी है। बेयर एक्ट में सिर्फ इतना दे रखा है कि यदि कोई भी एग्रीमेंट जो कि ऑफेंस के अलावा है, तो ऑफेंस के अलावा तो ये इलीगल एक्ट, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, पर समझने के लिए हमने इनको बाइफरगेट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि अल्टीमेट गोल आपका इलीगल हो चाहे भले नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने कोई, भले ही आप लीगल एक्ट करने गए हो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी इलीगल हो जाता है उस एक्ट के दौरान, उसकी परस्यूएंस में, उस ऑब्जेक्ट की परस्यूएंस में, तो वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए आप लाइबल हो। जैसे कि दो लोगों ने ये बात करी कि हम जाएंगे और जिसको हमने पैसे दिए उससे पैसे लेकर के आएंगे, यदि वो माने तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको पीट के लेके आएंगे। ठीक है, तो पैसे मांगने जाना, अपने पैसे मांगने जाना कोई भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन उनको पता है कि वो यदि मना वगैरह करेगा तो हम पीट भी सकते हैं उसको, है ना। तो जब उसको पीट देते हैं तो वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी हो जाएगी। ठीक है, तो उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था कि इस व्यक्ति से पैसे लेके आना जो कि हमने इसको दिए हैं, लेकिन कुछ इलीगल काम हो गया तो वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए वो लाइबल होंगे। ठीक है, अब जो इसका सब सेक्शन 2 है वो बात करता है इसके पनिशमेंट के बारे में। जब आप कोई ऑफेंस जो कि कॉन्स्पायरेसी करते हो, उस ऑफेंस की जो कि पनिशेबल विद डेथ है या एलआई है या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की है, तो उस कंडीशन में इस तरीके से माना जाएगा कि आपने उस ऑफेंस को अबेट किया है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? जो अबेटमेंट की पनिशमेंट होती है वही इसकी पनिशमेंट होती है। अब अबेटमेंट में बहुत सारी कंडीशन बनती है कि जब आपका काम कोई पूरा हो गया या फिर आपका काम जिस चीज़ के लिए आपने अबेट किया वो काम पूरा हो गया या फिर पूरा नहीं हुआ लेकिन कुछ हर्ट कॉज हो गई, तो उन सब की पनिशमेंट अलग अलग है। तो वो आपको अबेटमेंट वाले वीडियो में देखना पड़ेगा उसके लिए क्या पनिशमेंट है। लेकिन बेयर एक्ट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि आपने डेथ, एलआई और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के ऑफेंस के पनिशेबल के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करी है तो आपको उसी तरीके से लाइबल माना जाएगा जिस तरीके से कि आपने उस एक्ट को अबेट किया है। ठीक है, अब अदर ऑफेंस है, जैसे कि मान लो यहाँ पर रिग्रेस 2 साल की बात करिए। अब मान लो किसी को 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो ये अदर केस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेस नहीं है। 2 साल से अपवर्ड है लेकिन जो रिग्रेस उसकी एक डिस्क्रिप्शन नहीं है उसका। ठीक है, रिग्रेस पनिशमेंट होनी चाहिए वो भी 2 साल और 2 साल से ज़्यादा की, तब ये ऊपर वाला केस लगता है। और उसके अलावा जो भी केस है ना, तो उस कंडीशन में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन और आपको या फिर बहुत, ये इसकी पनिशमेंट है। और जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो है कि आइदर डिस्क्रिप्शन की, या तो आपको सिंपल भी हो सकती है और आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में। अब हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अटेम्प्ट को, जो कि है सेक्शन नंबर 62 के अंदर। थैंक यू।